अब बात करते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव की। ठीक है, हमने सब पढ़ा, पार्ट 5 में जितनी चीज़ें थी हमने सारी चीज़ें पढ़ी। ठीक है, स्टेट एग्जीक्यूटिव वही है जो यूनियन एग्जीक्यूटिव का काम होता है कि इम्प्लीमेंट करना लॉ को। ठीक है, इम्प्लीमेंट करना लॉ को, वही काम इसका स्टेट के अंदर होता है, लॉ को इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, पार्ट 6 में है, हमारे संविधान के पार्ट 6 में है, जिसके अंदर हमारे कुछ और लोग आते हैं, जैसे गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट लेजिस्लेचर, ट्रिब्यूनल, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, लोक अदालत, हाई कोर्ट, ये सब पार्ट 6 के अंदर आते हैं। ठीक है, आर्टिकल 153 से लेकर 167 तक होते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग गवर्नर। गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है किसी भी स्टेट का। ठीक है, ही और शी इज़ नॉट फ्रॉम दिस सेम स्टेट वेयर ही शी इज़ सर्विंग एज अ गवर्नर। वो उस स्टेट के नहीं होने चाहिए जिस स्टेट से वो बिलोंग करते हैं, अगर वो गवर्नर है तो, गवर्नर बनना चाहते हैं तो। लेकिन अब तो कर दिया है ना। ठीक है, आगे पढ़ेंगे ना। रीज़न क्या था? पॉलिटिकल इम्पार्शियलिटी। इसके कारण ये करा गया था कि वो जिस राज्य का वो है उस राज्य का गवर्नर नहीं बन सकता। ठीक है, नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कि देयर शैल बी ए गवर्नर ऑफ ईच स्टेट। ठीक है, अब ये 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 में यह हुआ था कि एक पर्सन जो है अपॉइंट हो सकता है एज अ गवर्नर मोर देन वन स्टेट। एक स्टेट से ज़्यादा वो एज अ गवर्नर अपॉइंट हो सकता है। अभी जो उत्तर प्रदेश की है वो मध्य प्रदेश की भी तो है। तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये आर्टिकल 153 याद करने का ट्रिक सिंपल है, ये भी बोल रहा देयर शैल बी गवर्नर, और राष्ट्रपति का क्या 52, राष्ट्रपति का 52, इसका 153। ऐसे याद कर लो, 52 और 153। ठीक है, कितना हो गया? 100 और 101। 101 जोड़ते रहोगे गवर्नर शुरू हो जाएगा, राष्ट्रपति में गवर्नर शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे याद कर लो इसे। अब 156 की हम लोग बात करें तो टर्म बताता है। टर्म क्या है? अप टू द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के टर्म, प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत। ठीक है, 157 क्वालिफिकेशन बताता है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, 35 ईयर्स और अबव, मस्ट नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर, स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर ऑफ किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होने चाहिए। ठीक है, और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में होल्ड नहीं करना चाहिए। 58 कंडीशंस बताता है कि कैसे कैसे। 59 ओथ ऑफ गवर्नर बताता है, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, याद रखना, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट उनको प्लेस दिलवाता है, ओथ करवाता है। ठीक है, रेजिग्नेशन हमेशा प्रेसिडेंट को देंगे ये। और याद रखना, फिर यही चीज़ें देखना कि प्रेसिडेंट को कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, ऐसे याद रखना इसे। और गवर्नर के लिए अब ऐसा कोई भी प्रोविजन इम्पीचमेंट का नहीं है। ठीक है, संविधान में हमारे, वो तो राष्ट्रपति ही करेगा उसका जो करेगा। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स अगर देखना चाहो तो मैं बोल देता हूँ जल्दी जल्दी। और भी तो कुछ अपॉइंटमेंट करता है ना, वो आगे पढ़ूंगा ना पावर्स में। अच्छा, ठीक, अब जल्दी जल्दी एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि यूनियन टेरिटरीज में जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स है वो कौन कौन है। दिल्ली में एलजी है, पुडुचेरी में भी एलजी है, अंडमान निकोबार में एलजी है, जम्मू कश्मीर में एलजी है, लद्दाख में एलजी है, दमन एंड दीव एंड दादर में एडमिनिस्ट्रेटर है, नागर हवेली में एडमिनिस्ट्रेटर है, लक्षद्वीप में एडमिनिस्ट्रेटर है, चंडीगढ़ में एडमिनिस्ट्रेटर है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे है। पावर्स ऑफ गवर्नर वही सेम, एग्जीक्यूटिव पावर्स होते हैं, लेजिस्लेटिव पावर होते हैं, फाइनेंशियल पावर होते हैं, जुडिशियल पावर होते हैं। ठीक है, ये सारे पावर्स होते हैं। तो पहले हम लोग एग्जीक्यूटिव पावर्स को देख रखे हैं कि अपॉइंट करते हैं ये चीफ मिनिस्टर और उनके साथ ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। ठीक है, और किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं। अपॉइंट्स मेंबर ऑफ चेयरमैन ऑफ स्टेट पीसीएस। ठीक है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, मेंबर ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, आर्टिकल 243 क्लॉज के। ठीक है, ये सारे कुछ पावर्स होते हैं। अब लेजिस्लेटिव पावर्स में बात करूँ तो गवर्नर विद रिस्पेक्ट टू लेजिस्लेटिव पावर्स क्या क्या है कि वही सेम प्रेसिडेंट की तरह समॉन प्रोग्यू करना। ठीक है, स्टेट सेशन के स्टेट लेजिस्लेचर को। ठीक है, मतलब विधानसभा, राज्य विधानसभा को। विदाउट सिग्नेचर ऑफ गवर्नर कोई भी बिल लॉ नहीं बन सकती, वही सेम प्रेसिडेंट की तरह। प्रोमुलेगेट ऑर्डिनेंस कर सकते हैं जब स्टेट लेजिस्लेशन में ना हो। और प्रेसिडेंट का बताओ कौन सा था ऑर्डिनेंस का आर्टिकल? मतलब जो अगर जो सेशन है
अगर जो सेशन नहीं बैठा, सेशन नहीं हुआ किसी भी कारणवश, या चीफ मिनिस्टर उस दिन प्रेजेंट नहीं था तो सेशन नहीं हुआ, तो गवर्नर और प्रेसिडेंट जो होता है ऑर्डिनेंस पास कर देता है, जो टेम्पररी लॉ होता है। तो उसके लिए वो कौन सा आर्टिकल में गिवन है? 68 123 प्रेसिडेंट के लिए 123, ठीक है। हमेशा देखना प्रेसिडेंट के लिए 123, और इसके लिए उसको थोड़ा सा उल्टा कर दो, इसके लिए 213। हाँ, मतलब 213 213 123, प्रेसिडेंट 123, इसका 213, ठीक है। मतलब 1 और 2 की प्लेस चेंज कर दो, 2 को फर्स्ट पे डाल दो तो गवर्नर, और अगर 2 को सेकंड पे डाल दो तो प्रेसिडेंट, ठीक है। याद रखना ये सब चीज़, ठीक है। गवर्नर किसी भी पॉइंट पे ऑर्डिनेंस को वापस भी ले सकता है। मैक्सिमम वही 6 वीक का टाइम होता है। 6 महीने के अंदर अंदर परमानेंट लॉ बन गया, वरना नहीं पास हुआ तो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। नॉमिनेट करता है 1/6 मेंबर को काउंसिल में, ठीक है, 1/6 मेंबर को करता है, ठीक है। टोटल मेंबर में से 1/6 नॉमिनेट करता है गवर्नर, उसमें राज्यसभा में कितना करता है? प्रेसिडेंट 12। इसमें वही साइंस, आर्ट्स, लिटरेचर, सोशल साइंस। अब फाइनेंशियल पावर्स देख लेते हैं गवर्नर का। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमारा आर्टिकल 202 में गिवन है, तो यही हमारा होता है। प्रेसिडेंट के फाइनेंशियल पावर में कौन से में गिवन है? बजट जो है, आर्टिकल क्या बजट का? 112 112 गिवन है प्रेसिडेंट के केस में। गवर्नर के केस में 202, ठीक है। तो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट प्रेजेंट करता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, और जो कॉन्स्टिट्यूट फाइनेंस कमीशन, जो इसका भी जो स्टेट का फाइनेंस कमीशन होता है हर 5 साल में गवर्नर के रिकमेंडेशन पे, अब उसको ये बनाया जाता है हर 5 साल के लिए, ठीक है। और किस लिए बनाया जाता है? टू वो रिव्यू कर सके फाइनेंशियल पोजीशन पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के, ठीक है, कि क्या क्या फाइनेंशियल पोजीशन चल रहा है, उसको रिव्यू करने के लिए गवर्नर एक स्टेट फाइनेंशियल कमीशन को बनाता है, जो कि 243 क्लॉज 1 में गिवन है। तो यही फाइनेंशियल कमीशन, उसमें कितना गिवन है प्रेसिडेंट के केस में? फाइनेंशियल कमीशन बहुत ईजी है, तो ये भी तो बार बार याद करते रहो, बोलते रहोगे तो अपना पता जाता है। 143 280 143 में बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट का एडवाइस, सुप्रीम कोर्ट एडवाइस दे सकता है राष्ट्रपति को, वो 143 बोलता है। 142 बोलता है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी कर सकता है। तो ये सब चीज़ें तो नॉर्मल चीज़ें याद कर सकते हो, ठीक है। 280 अब देखो, इससे समझो कि यूनियन का जितना भी है, जितने भी बड़े पदों का है, वो शुरू होता था 52 से, 52 से चलते 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 कितना भी चलेगा ना, वो आके 150 पे ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जितने आर्टिकल हैं वो सब स्टेट वालों के शुरू हुए। जैसे 153 से शुरू, मान लो 153 शुरू हो जाता है गवर्नर से, फिर 153 क्या, सब जितने भी आर्टिकल आएंगे सब स्टेट से रिलेटेड होंगे, कोई यूनियन से रिलेटेड नहीं होगा। और 153 से पहले जितने आर्टिकल होंगे सब यूनियन रिलेटेड होंगे, ऐसे याद रखना, ठीक है। मतलब 150 वो ले लिया, बाकी 150 वो ले लिया, बाकी सब स्टेट का है, ठीक है। उसमें बीच बीच में काउंसिल कमीशंस भी है, तो वो सब हमें इतना ध्यान नहीं देना। 150 से पहले यूनियन, 150 के बाद स्टेट, ऐसे याद रखो, ठीक है। तो अब मैं आपसे बोलूँगा कि अच्छा मेरे को बताओ स्टेट फाइनेंस कमीशन किस में आता है, और उसे हिंट दूंगा आपको 60, फिर आपको बोलूँगा मैं 80, 105 और 243। समझ गए? स्टेट बोला मैंने, आपने स्टार्टिंग में देखा अरे ये तो 150 से कम वाले, ये तो यूनियन चला जाएगा। तो इससे अब मैं आपसे पूछता हूँ कि फाइनेंस कमीशन किस में आता है? यूनियन का नहीं, हाँ यूनियन का फाइनेंस कमीशन, यूनियन का फाइनेंस कमीशन होता है। कमीशन की बात कर रहा हूँ ना मैं, यूनियन की बात नहीं कर रहा। अब इसमें लेकिन स्टेट नहीं है, अब आप फाइनेंस कमीशन याद कर रहे हो। तो अब मैं आपको बोलता हूँ 243, 85, 280 या 305? 280। क्यों? फाइनेंस कमीशन मैंने क्या बोला, बीच में कमीशन काउंसिल आ सकता है, अच्छा, ठीक है। यूनियन की जितने प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया आपका, और फिर आपके क्या सुप्रीम कोर्ट भी आ गया, ठीक है। फिर जैसे हाई कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट भी फिर 150 के बाद ही शुरू होगा, ठीक है। तो ये सारे जो फंडामेंटल राइट्स हो गए, DPSP हो गया, ये सब चीज़ 150 से पहले चलेगा।
लेकिन जैसे गवर्नर की बात करूँगा मैं, उसके बाद गवर्नर के बाद फिर चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ट्रिब्यूनल, और ट्रिब्यूनल सबॉर्डिनेट कोर्ट, लोक अदालत, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन सब की बात करूँगा तो 150 की बात है। आप उसमें बीच में कमीशन वमीशन को तो ऐसा आपको याद बार बार करोगे तो जैसे मेरे को पता है इंटर स्टेट काउंसिल 263, रिजर्वेशन ऑफ SC/ST 340, फाइनेंस कमीशन 280, स्टेट फाइनेंस कमीशन 243 क्लॉज 1 क्लॉज I, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा। एनुअल फाइनेंशियल बजट 243 क्लॉज K, तो ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे सुनने वाला ले आना, कमीशन को मैं बार बार रिकॉर्ड करके सुनूंगा, ठीक है। ये फिर मैं बता रहा हूँ ना, इसके लिए क्या करना, जो मैं अभी आपको कमीशंस बता रहा हूँ ना, वो लिखो पेज पे, फिर उसको अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करना, फिर उसको बार बार सुनना। लिख लूंगा मैं उसमें से। किस में से? इसमें फिर टाइम लगेगा, खत्म नहीं होगा, खत्म करो ना आज। ठीक है, तो याद रखना एनुअल फाइनेंशियल बजट स्टेट का आर्टिकल 202 होता है और स्टेट फाइनेंस कमीशन का 243I होता है। ऐसी गवर्नेंस ऑर्डिनेंस जो होता है, पावर जो ऑर्डिनेंस जो इम्प्लीमेंट करता है उसका 213 होता है, ठीक है। और जुडिशल पावर आता है फिर गवर्नर के पास, जो कि जुडिशल पावर सब सेम होता है प्रेसिडेंट की तरह, जैसे कि ये भी अपॉइंट कर सकता है जज इन दी हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट कर सकता है, लेकिन कंसल्ट प्रेसिडेंट करेगा। याद रखना, कंसल्टेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है, बिफोर अपॉइंटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट जजेस को अपॉइंट कर सकता है ये अपनी मर्जी से, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जज को, जो ये सारे सेशन वाले जो बैठते हैं 30 हज़ारी वाले, ये सबको गवर्नर करता है, LG करता है। लेकिन हाई कोर्ट में चले जाओगे तो वो प्रेसिडेंट ही करता है उसे, ठीक है। नाम प्रेसिडेंट का आता है, लेकिन करता मतलब कंसल्ट प्रेसिडेंट करता है, और फिर उससे आगे जो प्रोसीड करता है वो गवर्नर करता है। पार्डनिंग पावर आर्टिकल 161, उसके पास 2 ही है, इसके पास 5 है। जुडिशियल पावर, अच्छा पार्डनिंग पावर, हाँ, हाँ। एक कम हो जाता है उसमें, ठीक है। अब इसमें क्या 161, अब उसमें क्या था 71, 99 होगा ना, 99 नहीं 99 नहीं हो, सॉरी, वो तो अलग चीज़ हो गई। मतलब ऐसे याद करो ना, उसका 71 था, पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट का 71 था, और इनका 161 है गवर्नर का। तो अब 71 161, तो थोड़ा ऐसे लिंक करके अपने दिमाग में कर दिया, अपने दिमाग में ऐसे लिंक करके आप चीज़ें याद कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आता है, पार्डन, रिमिशन, रिस्पाइट, ये सब चीज़ें आती है। पार्डन का मतलब पता ही है, पूरा पनिशमेंट हटा देना। रिमिशन का मतलब पनिशमेंट का टाइम पीरियड कम कर देना, जो कि अभी हुआ बिल्किस बानो केस में। रिस्पाइट का मतलब कि किसी स्पेशल कंडीशन में नेचर ऑफ द पनिशमेंट को चेंज कर देना, ठीक है। अब सैलरी और अलाउंसेस की बात कर लेते हैं। तो जो भी सैलरीज वगैरह होती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से आता है, सिंपल सी कहानी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। और आर्टिकल 202 क्लॉज 3, और 202 आर्टिकल किसका था, स्टेट का। क्या स्टेट का? स्टेट का एनुअल फाइनेंशियल बजट जो होता है, स्टेट का जो बजट होता है उसका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का होता है आर्टिकल 202। और यही अगर मैं आपसे बात करूं यूनियन में होगा 112, ठीक है, 112 उसका, 202 इसका। और जो भी सैलरीज होगी, अब देखो अब ये कैसे याद करोगे, इसके लिए ऐसे सोचो कि 202 क्या है, बजट। और अगर सरकार बजट बनाएगी, ठीक है, तरीका बता रहा हूँ याद करने का, सरकार बजट बनाती है 202 रुपये का। 202 का जब बजट बनाएगी तभी तो बाकी लोगों में बांटेगी, ठीक है। 202 का बजट बनाया 300 में, वही 202 क्लॉज 3 आपका सैलरी होती है। ऐसे करके कुछ अपने ऐसे 202 का बजट बनाया 3 हिस्सों में, तीन लोगों के लिए बनाया 202 का। और वही आपका बोलता है कि 202 क्लॉज 3 बोलता है सैलरी के लिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से पैसा जाएगा, ठीक है। मतलब मान लो कि अगर गवर्नर को सैलरी मिल रही है तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, ठीक है। और यही चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट में हम एक चीज़ और पढ़ेंगे कि जब सैलरी तो नहीं यहाँ से मिल रही है स्टेट से, जब उनको पेंशन की बारी आती है तो वो इंडिया से मिलती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलती है उन्हें पेंशन। अच्छा, स्टेट से नहीं मिलती, स्टेट से मिल रहा है, सैलरी स्टेट से मिलेगी 202 के थ्रू।
हाँ 202 क्लॉज 3 के थ्रू सैलरी उन्हें वो वहाँ से मिलेगी। लेकिन जैसे ही उनका रिटायरमेंट हो जाएगा और पेंशन पे जैसे चलेंगे वो, तो पेंशन उन्हें वहाँ से मिलेगी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, आर्टिकल 266 क्लॉज 1। ठीक है, ये ऐसा फंडा है। तो यही चीज़ें तो है जो यूपीएससी खेलता है, यहीं तो फंसता है। अब आपको अगर आपको इसमें डीप नॉलेज नहीं होगी, अगर इसको आपने बार बार रिवाइज नहीं करा, क्लियर नहीं करा, तो आप फंस जाओगे बिल्कुल। आप तो बोलोगे, अगर सिंपल सी बात है ना, अगर मैं आपसे ट्यूशन पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो मैं आप ही को फीस दूंगा ना, ठीक है, आप मुझसे ही फीस लोगे ना, किसी और से तो फीस लोगे नहीं। ये तो नहीं है कि अगर मैं आपके पास नहीं पढ़ रहा हूँ तो आप किसी और बच्चे से फीस ले रहे हो मेरे हिस्से की। तो इसमें लेकिन वही चीज़ कर दी है, तो अलग से ले रहा है दूसरे से, ये तो अलग से ले रहा है ना दूसरे से। ठीक है, कार्य वगैरह जो करा इसने स्टेट के लिए करा, जब तक करा तब तक स्टेट ने इसे पैसा दिया। जैसे इसका कार्य अब समाप्त हो गया, पैसा काट के भी तो रखा, तो स्टेट ही तो रखा। क्या पैसा काट के इसका जो अलाउंस काट के रखा, तो क्या अलाउंस कटता है इनका? नहीं कटता। गवर्नर को राजभवन मिलता है, अच्छा, ठीक है, जिंदगी भर का राशन मुफ्त होता है उनका। ठीक है, जब तक मरे, इसका तो टैक्स फ्री होता है। हाँ, जब तक मरेंगी नहीं ना तब तक राशन मिलेगा परिवार समेत बता रहा हूँ, तब तक राशन मिलेगा। क्या दिक्कत है? सारे सरकारी खर्चे पे सारा काम होता है। तो यही बता रहा हूँ, रेंट फ्री होता है, ऑफिशियल अकोमोडेशन राजभवन मिलता है इन्हें। और 7th अमेंडमेंट एक्ट 1957 ने पढ़ लिया कि एक राज्य से ज़्यादा भी बन सकते हैं वो। ठीक है, और प्रपोर्शन जो डिवाइड तो करते हैं, जब एक राज्य से ज़्यादा का बनेगा तो क्या दोनों जगह का सैलरी लेगा? एक राज्य से ज़्यादा, हाँ बिल्कुल हो सकता है, कंफर्म नहीं हूँ मैं इसमें। सब करो, ये तो फिर मालूम हो जाएगा। अभी कौन है, कोई बेन है ना, आनंदी बेन। हाँ, जो गुजरात की पहले चीफ मिनिस्टर भी थी। आनंदी बेन है ना, ये यहाँ की, उत्तर प्रदेश की। और उसकी क्या दिया? मैंने ऐसे लिख रखा है, 2 प्रपोर्शन डिवाइडेड बाय प्रेसिडेंट। मतलब कि समझो इसको, भारत के संविधान के अनुसार 3A, जहां एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाता है, वह राज्यपाल को देय परिलब्धियां और भत्ते राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किए जाएंगे जैसा कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्धारित कर सकते हैं। समझे? मतलब राष्ट्रपति ही वो करेगा, राष्ट्रपति उसको प्रपोर्शन में बांट देंगे। कि इतना तुम्हें देना, इतना तुम्हें देना, इतना तुम्हें देना, मिलेगा एक ही मिलेगा। हाँ मिलेगा, एक ही मिलेगा, हाँ, लेकिन वो बस मतलब प्रपोर्शन में बांट देंगे। कम हो जाएगा, मतलब राज्य का खर्चा कम हो जाएगा। ये सही है। ठीक है, तो समझ गए चीज़। अगर वो एक से ज़्यादा पे है तो प्रेसिडेंट प्रपोर्शन में डिवाइड कर देगा। मैंने लिख रखा है, देखो। ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी गवर्नर साहब की। ठीक है, मेरे हिस्से से ख़त्म हो जाती है। आपके हिस्से से कुछ है तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। मेरे में तो है ही नहीं। तो चीफ मिनिस्टर पे बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब चीफ मिनिस्टर का आर्टिकल शुरू होता है 164 और प्राइम मिनिस्टर का शुरू होता है 74। ठीक है, याद रखना 74 प्राइम मिनिस्टर। तो 74 वैसे होता है, अगर देखा जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। 75 क्लॉज 1 प्राइम मिनिस्टर की बात करता है। ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर हेड ऑफ द स्टेट होता है, हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। स्टेट अपॉइंटमेंट करते हैं गवर्नर साहब।
क्वालिफिकेशन होता है कि सिटीजनशिप ऑफ इंडिया और कैन बी मेंबर ऑफ किसी भी असेंबली या काउंसिल में से लेजिस्लेटिव किसी के भी मेंबर हो सकते हैं। एज 25 वर्ष या उससे ज़्यादा और लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए होता है ये, या तो अगर काउंसिल में है तो 30 वर्ष या 30 वर्ष से ज़्यादा। गवर्न टर्म होता है अप टू द प्लेजर ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, ड्यूटीज़ क्या क्या होती है चीफ मिनिस्टर की, आर्टिकल 167 डिफाइन करता है कि रिकमेंड कर सकता है पर्सन को, किसी भी पर्सन को तो मिनिस्ट्री के लिए गवर्नर से, वही सेम जो प्राइम मिनिस्टर करते हैं। ठीक है, रिकमेंड कर सकते हैं कि इस पर्सन को ये अलोकेट कर दो, और प्रिसाइड करते हैं ओवर द मीटिंग ऑफ जितने भी काउंसिल मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है उसका प्रिसाइड करते हैं, हेड होते हैं उनके। इन्फॉर्म गवर्नर को डे टू डे ऑफर के बारे में इन्फॉर्म करते रहते हैं, डे टू डे एक्टिविटीज़ के बारे में बताते हैं। और इन्फॉर्म द गवर्नर अबाउट डिसीजन टेकिंग, जो भी काउंसिल मिनिस्टर डिसीजन लेते हैं उनके बारे में इन्फॉर्म करते हैं गवर्नर को। रिकमेंड गवर्नर टू डिसॉल्व, अगर असेंबली को डिसॉल्व करना है तो रिकमेंड करते हैं चीफ मिनिस्टर। ठीक है, और अभी जो एक चीज़ और है, मैंने एक चीज़ और इसमें लिख रखी है कि अभी जैसे चीफ मिनिस्टर, सिटिंग चीफ मिनिस्टर अभी हमारा जेल के अंदर चला गया, मैंने इसमें एक चीज़ और लिख रखी है कि अगर जेल से शासन करना हो किसी सीएम को तब क्या प्रोसीजर है उसका, पता आपको ये चीज़? नहीं, मैंने इसमें ये मैंने कुछ दिन पहले ऐड करा था, वो तो ऐड करना ही पड़ेगा। मैंने बोला कि यदि किसी को जेल से शासन चलाने चाहे तो हाई कोर्ट से परमिशन ले सकते हैं, बट आरपीए 1951 के अंदर यह है कि यदि वह 2 से अधिक साल तक जेल हो जाती है तो केस प्रूफ भी हो जाता है उनके ऊपर, तो रिजाइन करना पड़ेगा, सत्ता नहीं चला सकते हो जेल के अंदर से। रिजाइन करना पड़ेगा, ये आरपीए 1951 में बोल रखा है। ठीक है, लेकिन अगर हाई कोर्ट से परमिशन, जैसे अभी चीफ मिनिस्टर ने अभी प्रूफ नहीं हुआ है उनके ऊपर, ठीक है, हाई कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है, प्रूफ नहीं हुआ है, गिल्टी अभी नहीं हुआ है वो, तो गिल्टी नहीं हुए तो हाई कोर्ट ने परमिशन दे रखा है कि आप भाई अंदर से भी चला सकते हो। तो चला गिल्टी हो गई, सज़ा डिक्लेयर हो गई कि हाँ भाई सज़ा नहीं इतने साल की मिलेगी, और वो 2 से अधिक हो गया तो फिर आरपीए 1951 के अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग उन्हें अलाउ नहीं है फिर। ठीक है, सरकार में किसी और को बनना पड़ेगा। ठीक है, ये पूरी कहानी चीफ मिनिस्टर की। अब आते हैं हम लोग सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सेपरेट करेंगे।